भाई इस वक्त दिल्ली में सियासी महकमों में माहौल जरा गर्म है। बात चल रही है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अब ये बात क्यों चल रही है, इसके बारे में तमाम खबरें मीडिया चैनल्स में दिखाई जा रही हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं 3 चीजों के बारे में। पहला, राष्ट्रपति शासन होता क्या है, क्यों लगाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। और तीसरा है फाइनेंशियल आपातकाल, ये क्या होता है। इन तीनों के बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे कई वजह हैं। जैसे जब राज्य का संवैधानिक तंत्र डगमगा जाए, कामकाज ठीक से ना हो, या फिर राज्य सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से ना निभा पाए। इसके अलावा जब भी राज्य में चुनाव होते हैं, उसके बाद किसी पार्टी को दल या फिर गठबंधन से बहुमत ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और तो और अगर विधानसभा राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाई और सत्तारूढ़ गठबंधन टूट जाए, इसके अलावा सरकार का बहुमत अगर खो जाए, यही नहीं, इसके अलावा सरकार अगर राज्य की शांति व्यवस्था भी नहीं बना पा रही है और इन्वेटिबल कॉजेज की वजह से सरकार अगर राज्य में टाइम से चुनाव नहीं करवा पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अब आप ये भी जानिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है। तो भाई इस तरह का कदम आर्टिकल 356 के तहत उठाया जाता है। ये वो आर्टिकल है जो देश के प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अगर राज्य सरकार संविधान के मुताबिक रूल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति राज्य सरकार की पावर पर स्टे लगा सकता है। और जब ऐसा होता है तो किसी तरह की कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती और विधानसभा या तो भंग हो जाएगी या फिर स्थगित की जा सकती है। इसके अलावा राज्य संघ सरकार कंट्रोल में आ जाएगी और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति, जो राज्य का प्रमुख है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए कार्रवाई का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी होना बहुत जरूरी है। और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये 6 महीने के लिए लागू की जा सकती है। हालांकि इसे 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता और इसे मंजूरी के लिए हर 6 महीने में दोनों सदनों के सामने लाया जाना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और इस आर्टिकल के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला ले। दरअसल ये आर्टिकल एक पाथ है जो केंद्र सरकार को किसी सिविल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन से निपटने में फेल राज्य सरकार के सामने अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में छोटा सा जिस्ट दिया कि ये निर्णय भी सदन की सहमति से लिया जाता है, तो जिस्ट को पूरा करते हुए बात करते हैं कि असल में ऐसी सिचुएशन में सत्ता की कमान राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित भी रख सकते हैं और इसमें भी अगर 6 महीने के पहले भी सरकार बनने की सिचुएशन बनती है तो इसे हटाया जा सकता है। 6 महीने के बाद भी अगर कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो राज्य में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रथा को राष्ट्रपति शासन कहा क्यों जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए राज्य का सारा कंट्रोल राज्य के मुख्यमंत्री की जगह डायरेक्ट राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। हालांकि प्रशासनिक नजरिए से राज्य के राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार दिए जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल कुछ एक्सपर्ट्स की नियुक्ति करता है जो आमतौर पर रिटायर्ड सिविल सेवक होते हैं। हालांकि आमतौर पर इस सिचुएशन में राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का फॉलोअप लिया जाता है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि किस राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो भाई देश के अलग अलग राज्यों में अब तक 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें मणिपुर में 10 बार, पंजाब में 9 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, कर्नाटक में 6 बार, पुडुचेरी में 6 बार, ओडिशा में 6 बार और केरल में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इसके अलावा गुजरात में भी 5 बार, गोवा में 5 बार, मध्य प्रदेश में 4 बार, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 4, नागालैंड में 4, असम में भी 4 और हरियाणा में 3, झारखंड में 3, त्रिपुरा में 3, मिजोरम में 3, आंध्र प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 3, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड में 2 बार और दिल्ली में 2014 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चलिए, ये तो हुई बात राष्ट्रपति शासन के बारे में, वो सारी जरूरी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी थी। और अब बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इसकी शुरुआत हम इतिहास से करेंगे। साल था 1975, तारीख 25 जून। ये साल देश में एक ब्लैक चैप्टर लेकर आया था क्योंकि उस वक्त देश में लगा था आपातकाल। लेकिन इसके अलावा भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का भी प्रावधान दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है?
ये भी सुनिए, देश में अगर अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है या फाइनेंशियल सिचुएशन को खतरा होता है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल को लेकर संविधान के आर्टिकल 360 में साफ बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश में जब आर्थिक मंदी बहुत नीचे चली जाती है और देश को चलाने के लिए पर्याप्त राशि ना हो, तब किसी राज्य या फिर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और सवाल ये आता है कि इसे लागू कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसे सिंपल बहुमत से पास कराने की जरूरत होती है। अब हमें यह भी समझना जरूरी है कि इससे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, जब भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इसका इम्पैक्ट कई सेक्टर्स में पड़ता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में फाइनेंशियल इंटरफेयर कर सकती है और उसे ऑर्डर भी दे सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सारे मनी बिल्स या फाइनेंस बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी सिचुएशन में किसी भी कर्मचारी की सैलरी डिडक्ट की जा सकती है और फाइनेंशियल डिसीजन में राज्य पर केंद्र का कंट्रोल हो जाता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये राइट है कि वो वित्तीय आपातकाल को रिव्यू कर सकता है और अगर इसे खत्म करना होता है तो इसके लिए भी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय आपातकाल खत्म करने के लिए संसद से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वित्तीय आपातकाल घोषित होने के बाद यह निश्चित काल तक लागू रहता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। हालांकि जब 1991 में फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई थी तब भी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। और अब आखिर में बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। दरअसल राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत घोषित की जाने वाली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल की तरह है। ये एक अस्थायी सॉल्यूशन है जिसका मकसद देश में सामान्य स्थिति और स्थिरता लाना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वॉर, बाहरी देशों से हमले या इनर टर्मोइल। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में देश की सामान्य प्रशासनिक और संवैधानिक प्रतिक्रियाएं अस्थायी रूप से बदल दी जाती हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 1962 में चीन युद्ध के वक्त, 1971 में पाकिस्तान वॉर और 1975 में आंतरिक अशांति की वजह से ये कदम उठाया जा चुका है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप इससे कितने सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।